सभी को लग रहा था आईपीएल 2026 में आरसीबी की मैनेजमेंट के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन होने वाला है कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा, देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर। लेकिन इस डिस्कशन को किसी और दिन के लिए रखते हुए इस समय हमें डिस्कस करना पड़ेगा जो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है इस सीज़न स्टार्ट होने से पहले। वो है आरसीबी मैनेजमेंट को चूज़ करना पड़ेगा रसिक दर सलाम या मंगेश यादव। कौन करेगा फास्ट बॉलिंग की अगुवाई विद भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड मोस्ट प्रोबेबली फिट हो जाएंगे आईपीएल तक, और टी20 वर्ल्ड कप भी आपको इंडिया में खेलते हुए दिख सकते हैं, और वहीं पे भुवनेश्वर कुमार भी आपको आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन वहीं पे यश दयाल, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या उनके केस पे अपडेट है, और काफ़ी पॉजिटिव अपडेट तो नहीं है, तो पूरी उसकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मंगेश यादव या रसिक दर सलाम, ये दो आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं, इसमें से किसको आरसीबी प्रेफर करेगा? एक 23 ईयर ओल्ड मध्य प्रदेश से आते हैं मंगेश यादव, और वहीं पे 25 ईयर ओल्ड रसिक दर सलाम, जो ऑलरेडी एक सीज़न आरसीबी से खेल चुके हैं। मैच दो ही देखने को मिले, लेकिन उसमें हमने देखा कि कोई ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर यंगस्टर पे इन्वेस्ट करने की बात है, तो रसिक दर सलाम को 6 करोड़ में मेगा ऑक्शन में लिया था आरसीबी ने, और वहीं पे 5.2 करोड़ में अभी मंगेश यादव को मिनी ऑक्शन में लिया है। तो अगर सिर्फ इनके स्किल पे बात करें, तो रसिक दर सलाम बहुत बढ़िया गेंदबाज है और आईपीएल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, राइट आर्म डालते हैं ये। और वहीं पे मंगेश यादव यहाँ से वो थोड़ी वैरायटी लाते हैं, और वो लेफ्ट आर्मर है जो यश दयाल भी आरसीबी को दिया करते थे। तो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड राइट आर्म हो जाएंगे और मंगेश यादव लेफ्ट आर्म हो जाएंगे। वहीं पे अगर आरसीबी देखें हम एक्सपीरियंस के साथ और उस प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे जो शायद से हमको लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग भी करके दे, तो रसिक दर सलाम के साथ जा सकते हैं। मंगेश यादव भी अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एमपी लीग जो हुई थी 2025 में, उसमें उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए थे। रन्स ज़्यादा नहीं करे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 200 का रहा था। तो रीसेंट परफॉर्मेंसेस इन दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो सैयद मुश्ताक अली में रसिक दर सलाम ने 6 मैचेस में 5 विकेट लिए थे। और वहीं पे ही बड़ौदा के लिए खेलते हैं, जहाँ से कुणाल पांड्या खेलते हैं, उसी टीम के लिए अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं। और विजय हज़ारे ट्रॉफी की अगर बात करें, तो 2 मैचेस में 2 विकेट अभी तक हैं रसिक दर सलाम के। वहीं मंगेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो मंगेश यादव ने अभी 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। ये खेल रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, जहाँ की कप्तानी करें वेंकटेश अय्यर, और वेंकटेश अय्यर ने तो अपनी कप्तानी में बॉलिंग की शुरुआत भी करी तमिलनाडु के खिलाफ, यानी कि पहला ओवर डाला और 10 ओवर का पूरा कोटा भी पूरा किया और 44 रन्स दिए। विकेट नहीं मिला, लेकिन आप देख रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर अपना पूरा रख रहे हैं कि भाई मैंने तो बॉलिंग डाल के बता दिया, अब आरसीबी मैनेजमेंट आपके ऊपर है। और वहीं पे ही बैक टू बैक शतक जो है देवदत्त पडिक्कल ने लगा दिए हैं कर्नाटका के लिए। तो काफ़ी टफ डिसीजन नंबर 3 के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन वापस से टॉपिक पे आए, तो मंगेश यादव और रसिक दर सलाम, तो मैंने रसिक सलाम के नंबर बताए, मंगेश यादव के बताए कि 2 मैचेस में 3 विकेट अभी तक हैं मंगेश यादव के। वहीं सैयद मुश्ताक अली में इन्होंने 2 मैच में 3 विकेट लिए थे। तो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं है इन दोनों में से किसी का भी। लेकिन वहीं पे अगर स्किल पे बात करें, तो फाइनल डिसीजन वहीं पे ही होगा कि अगर आप यश दयाल की जगह पे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लाना चाहते हैं, तो मंगेश यादव आएंगे, जिस पे कप्तान रजत पाटीदार का भी काफ़ी भरोसा है, क्योंकि साथ में एमपी लीग में खेले थे। और वहीं पे अगर आपको स्किल और बात करें एक्सपीरियंस की, तो रसिक दर सलाम के साथ जाना चाहते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आपने चलिए कि यंगस्टर पे भरोसा जताया ही है, तो फिर क्यों ना आप मंगेश यादव के साथ स्टार्ट करें, और भुवनेश्वर का आप बैकअप की तरह रसिक दर सलाम को यूज़ करें। रसिक दर सलाम मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जिस तरीके से आरसीबी मैनेजमेंट वर्क कर रही है, मुझे लग रहा है कि मंगेश यादव को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा सकती है। बाकी जैसे जैसे सीज़न नज़दीक आएगा, थोड़ी और इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, नेट्स में कैसा करेंगे, वैसे उस पर डिस्कस करते हुए हम फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे। और यश दयाल के केस पे जो अपडेट की मैं बात कर रहा था, तो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जयपुर की पॉस्को कोर्ट, इन्होंने जो है एंटिसिपेटरी बिल डाली थी यश दयाल ने कि जयपुर में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब रिजेक्ट करते समय जो वहाँ की जज थी, उन्होंने ये कहा है कि जो मटेरियल मिला है कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभी तक हुई है, उसमें ये पाया जा रहा है कि पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट यश दयाल का हो सकता है। इसलिए अभी हम यश दयाल को एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है अगर फ्यूचर में कभी यश दयाल को इस केस में अरेस्ट करने की बात हो, तो वहाँ पे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उनको अरेस्ट करने से पहले ही बेल दे दी जाए। तो उसको जयपुर कोर्ट ने मना कर दिया है। अब जो कंप्लेन यश दयाल के खिलाफ है, आप सभी को पता है कि जयपुर में एक माइनर लड़की ने कंप्लेन करी थी कि उनके साथ हरासमेंट किया था। तो इसलिए पॉस्को एक्ट जो ये बनाया गया है, जहाँ पे प्रिवेंशन जो करते हैं माइनर्स का इस तरह के हरासमेंट के अगेंस्ट, तो उसमें केस चलाया जा रहा है यश दयाल के ऊपर। तो माइनर ने कंप्लेन करी थी कि ये यश दयाल ने उनको
उनके बेटर क्रिकेटिंग फ्यूचर का वादा करते हुए उनका गलत फ़ायदा उठाया था और जयपुर में इनके खिलाफ ये केस दायर किया गया था और फिर इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, क्रिकेट करियर को में हेल्प करने के लिए इनको कहा था। तो ये काफ़ी सारे इल्ज़ाम यश दयाल पे रखे हैं। वहीं पे यश दयाल की तरफ से जो दलील दी जा रही है कोर्ट में, वो ये दी जा रही है कि ये पूरा जो सिलसिला है और अलग अलग कोर्ट्स में जो अलग अलग केस चल रहे हैं यश दयाल के खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और यश दयाल का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी भी यश दयाल इस लड़की से अकेले में नहीं मिले, हमेशा पब्लिक प्लेसेस पर मिले हैं। और जो लड़की है जो अपने आप को माइनर बता रही है उस समय में, तो माइनर नहीं है, वो अडल्ट है। ये सारी दलीलें यश दयाल के वकील की तरफ से दी जा रही है कोर्ट में। लेकिन अभी तक देख के ये लग रहा है कि जो जजेज़ हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यश दयाल का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर है। तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल की जो अपील करी थी यश दयाल ने, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये अपडेट है यश दयाल के केस पे। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी अब यश दयाल को नहीं खिलाएगी और खिलाना बनता भी नहीं है, उनको रिटेन करना भी नहीं बनता था इस सिनेरियो में। लेकिन चलिए, अगर आपने ये सोच लिया कि इस साल हम यश दयाल को नहीं खिलाएंगे और अगले साल खिला लेंगे, तो आप एक्स्ट्रा 5 करोड़ के पर्च के साथ जाते हैं ऑक्शन में और क्या पता रवि बिश्नोई या कोई और बढ़िया स्पिनर को भी आप टारगेट कर सकते थे। सुयश से मेरे से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते तो ये रुख अपना सकते थे। यश दयाल को रिटेन कर लिया, अब आपके से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाएगा, हर टीम मीटिंग में एक्स्ट्रा डिस्कशन ये करनी पड़ेगी कि यश दयाल का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे हैंडल करना है। सभी प्लेयर्स को आपको मीडिया ट्रेन करना पड़ेगा और वहीं पे ही सबसे बड़ी बात ये बनती है कि यश दयाल आपके प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा आरसीबी के रेपुटेशन को। अगर केस चलते हुए यश दयाल आरसीबी के इर्द गिर्द भी दिख गए, अगर किसी भी प्लेयर के आसपास भी दिख गए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्या यश दयाल का रिप्लेसमेंट बीसीसीआई अलाउ करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये कि इंजरी हो जाती है या प्लेयर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये दोनों में से कोई भी कारण नहीं है। ना यश दयाल इंजर्ड है और न ही वो खेलने के लिए अनअवेलेबल है, वो अवेलेबल है। अब आरसीबी के ऊपर है कि वो मोरालिटी को ऊपर रखते हुए उनको खिलाना चाहे या ना खिलाना चाहे। मेरे ख्याल से नहीं खिलाना चाहिए, रिटेन भी नहीं करना था एट द फर्स्ट प्लेस, कर लिया है तो अब उस गलती को और मत बढ़ाओ, है ना। तो उनको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई यहाँ पे अलाउ करेगा कि आप यश दयाल का रिप्लेसमेंट ले लो एक सीज़न के लिए, फिर अगले सीज़न बाद अगर रिजल्ट आ जाता है, जो भी कोर्ट की रूलिंग रहेगी उस हिसाब से आरसीबी रिटेनर रिलीज़ कर देगा। तो मेरे ख्याल से जब बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से यश दयाल को हटा दिया था, जब यूपी लीग ने उनको नहीं खिलाया, जब यूपी के डोमेस्टिक जितने भी टीम्स है उसमें यश दयाल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इनडायरेक्ट संकेत मिल गया था बीसीसीआई की तरफ से आरसीबी को कि आप इनको रिटेन मत करिए, इनका अभी क्रिकेट को लेके कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। फिर भी आरसीबी ने आगे जाते हुए ये दाव खेला। लेकिन अब बीसीसीआई पर्सनली तो जाके आरसीबी को बोलेगी नहीं, आप इसको रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन ये आरसीबी के खुद के इंटेलेक्चुअल पे था कि वो उसको रिटेन करना चाहते नहीं करना चाहते। अब उन्होंने किया है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ना ही मैं इसके साथ हूँ डिसीजन के। लेकिन चलिए, आरसीबी ने ये फैसला लिया है, तो अब यश दयाल को भूल कर भी आप आरसीबी के खिलाड़ी या आरसीबी की जो भी गतिविधियां उसके आसपास भी लाने की भूल मत करना, नहीं तो ऐसा डैमेज होगा जो शायद हम फैंस भी कंट्रोल ना कर पाए। और किसी भी तरीके से एज आरसीबी फैन मैं इस रिटेंशन का सपोर्ट नहीं करता हूँ और नहीं मैं चाहता हूँ कि जब तक भी यश दयाल पे केस चल रहा है तब तक वो किसी भी तरीके से आरसीबी की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग होता हो, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं चाहूँगा कि आरसीबी और यश दयाल अपनी दूरी बना के रखें। अब आपकी ओपिनियन जो भी है इस पूरे मसले को लेकर वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये भी बताइए कि मंगेश यादव और रसिक दर सलाम में से कौन आरसीबी की जो फास्ट बॉलिंग तिकड़ी है उसको पूरा करेगा। मेरे ख्याल से मंगेश यादव के साथ ही आरसीबी मैनेजमेंट आगे जाएगा और वहीं पे दोनों ही प्लेयर्स बैटिंग में भी कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर नंबर 8-9 पे मौका मिलता है तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या आरसीबी की टीम डिसीजन लेती है। तो आप अपना डिसीजन बताइए कमेंट बॉक्स में। यश दयाल के सिनेरियो को लेकर भी आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं जैसे मैंने रखी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।